आंटी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे यकीन है पापा जी और भाई से बात करने के बाद बिजनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है जरूर सॉल्व हो जाएगी। मल्हार ने उन्हें घर के बाहर उतारने तक तसल्ली दी। वो पूरे रास्ते उनसे बातें करता रहा। थैंक यू मल्हार बेटा, तुमने मेरे मन का आधा बोझ कम कर दिया, मेरी पूरी टेंशन आधी कर दी। परिवार का साथ होना बहुत जरूरी है। प्रेरणा जी बहुत हल्का महसूस कर रही थीं। मल्हार सिर्फ मुस्कुरा दिया। प्रेरणा ने उसे परिवार कहा, उसे बड़ा अच्छा लगा सुनकर। बेटा, वृष्टि से एक बार बात जरूर कर लेना, और अगर वो सोच समझकर मना भी कर दे तो प्लीज बुरा मत मानना। प्रेरणा ने दोनों तरफ का सोचते हुए कहा। पता नहीं वृष्टि इस तरह वहां रहना चाहती भी होगी कि नहीं। बिल्कुल नहीं, आप निश्चिंत रहिए, उसके बाद भी मैं वृष्टि का पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे यकीन है। देखा था मैंने 5 साल पहले। प्रेरणा मुस्कुरा दी। मल्हार के चेहरे पर शर्मिंदगी भरी मुस्कान आ गई। उसने अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लिया। उसे हॉस्पिटल में प्रेरणा जी से हुई पहली मुलाकात याद आ गई, जिसने वो उनसे लड़ लिया था वृष्टि की खातिर बिना किसी शर्म लिहाज के। सॉरी, उस दिन मैं थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर गया था। ज्यादा कम का पता नहीं मल्हार, लेकिन तुम्हारी केयर और वृष्टि के लिए तुम्हारी फिक्र ने मुझे बहुत तसल्ली दी थी कि कोई तो था मेरी भतीजी के साथ। अगर तुम नहीं होते तो मेरे भाई का परिवार खत्म हो गया होता। तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं बहुत समय से तुमसे ये कहना चाहती थी, पर वो सब मैंने मल्हार पूरा कह न सका। मुझे पता है। प्रेरणा जी मुस्कुरा दी। हर बात कह देने की नहीं होती, वो समझती थी। मल्हार आखिर उन्हें बाई कहकर हॉस्पिटल निकल गया। रास्ते में ही उसने वृष्टि को मैसेज कर दिया था कि वक्त मिले तो उससे मिले। वृष्टि, जो कई दिनों से ओवर ड्यूटी करके थक चुकी थी, कैंटीन में चाय लेकर बैठी थी। सुबह उसे मुश्किल से वक्त मिला था अपनी बुआ को हॉस्टल छोड़ने का। वो खुद भी परेशान थी कि उनके जाने के बाद अकेले कैसे मैनेज करेगी। वह कभी अकेली रही ही नहीं। तू मेरे घर क्यों नहीं रह सकती? निलय ने उसके करीब बैठते हुए पूछा। उसके हाथ में भी चाय थी। आज दोनों अकेले थे। अच्छा नहीं लगता निलय, और ये 1-2 दिन की बात नहीं है, वृष्टि ने परेशान होकर कहा। उसने कमर को 1-2 बार स्ट्रेच किया। वो बहुत थकी और परेशान लग रही थी। ये सब काफी समय तक चल सकता है, शायद महीना 2 महीना। निलय की थकी गहरी निगाहें वृष्टि पर थीं। कहने को बहुत कुछ था। तू जब तक चाहे रह सकती है वृष्टि, मैं और मेरा। मैं चलती हूँ निलय, कुछ जरूरी काम है। वृष्टि उसकी बात पूरी नहीं सुन सकी। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर बेचैनी उभर आई। वो उठी, अपना कोट और स्टेथोस्कोप उठाया और मुड़ गई। निलय ने झट उसकी कलाई पकड़ ली। वो उसे इस तरह मुंह छुपाकर जाने नहीं देना चाहता था। कुछ नहीं बोलूंगा, बैठ जा, 2 घड़ी तसल्ली से आराम कर ले। निलय उसकी मनोदशा समझ गया था। कई दिनों से यही हो रहा था। वृष्टि उससे कतराती फिर रही थी। वो जब भी अकेले होते, वृष्टि कोई न कोई बहाना कर चली जाती। कुछ खा ले, एनर्जी आ जाएगी। बहुत डल लग रही है, पर वो सिर्फ उसका ख्याल रख रहा था। भूख नहीं है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बस। वृष्टि ने मना किया तो निलय चुप रह गया। वो उसकी चिड़चिड़ाहट समझ रहा था, ऊपर से काम ज्यादा और पीरियड्स। वो कुछ बोला नहीं। वृष्टि वापस बेमन से बैठ तो गई, पर उसका मन कहीं और था। वो यहाँ वहाँ बेचैनी से देख रही थी। निलय उसकी हर परेशानी पढ़ पा रहा था।
तू रुक, मैं आया। वो कैंटीन के काउंटर तक गया और एक बड़ी चॉकलेट लेकर लौट आया। चॉकलेट खोलकर बोला, चल मुंह खोल। चॉकलेट का टुकड़ा तोड़कर उसने उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। वृष्टि खिन्न मन से कभी चॉकलेट तो कभी निलय को देख रही थी। वो एकदम से चिढ़ सी गई और पीछे हो गई। ये हक तो मत छीन मुझसे। निलय के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभर आए। एक पल में आंखों में ढेर सारे दर्द के साथ नमी उभरने को आई। वो दर्द में डूबा उसे गुस्से से देखने लगा, जैसे अभी गुस्से से फट पड़ेगा। हाथ अब भी वृष्टि के मुंह के पास था। वो गहरी नजरों से उसका इंतजार कर रहा था। निलय, प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम मेरे लिए क्या हो तुम भी नहीं जानते। वृष्टि खुद को रोक न पाई और उसकी आंखें नम हो गईं। खा ले फिर, तेरा मूड अच्छा हो जाएगा और आराम भी मिलेगा, वो खुद को शांत करता हुआ बोला। इस बार वृष्टि ने उसके हाथ से चॉकलेट का टुकड़ा खा लिया। नम आंखों से एक आंसू उसके गाल पर लुढ़क पड़ा। निलय से रहा नहीं गया। उसने तुरंत उसके आंसू साफ किए और बाहें फैला दीं। वृष्टि ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। सॉरी निलय, कोई बात नहीं। पर याद रखना, मैं सबसे आखिर में हूं। तू इतना इंतजार कर सकती है तो थोड़ा इंतजार मैं भी कर सकता हूं, पर मैं हूं, तू ये याद रखना। निलय ने उसका सिर सहलाया, पर उसके चेहरे पर वृष्टि से ज्यादा दर्द था, जिसे उसने मजबूती से छुपाया हुआ था। मल्हार ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और हॉस्पिटल की ओर चल दिया। आज उसे थोड़ी देर हो गई थी, इसलिए कदम तेज थे। वो कैंटीन के पास से तेजी से निकल जाता, अगर उसकी नजरें कोने की टेबल पर बैठे वृष्टि और निलय पर न पड़ती। वो एक पल को ठिठक गया। निलय की बाहों में उसके कंधे पर सिर रखे वृष्टि बैठी थी। निलय उससे कुछ कह रहा था। मल्हार ने तुरंत नजरें फेर लीं, जैसे कोई बड़ी गुस्ताखी कर रहा हो। उसे लगा वो वृष्टि की निजी जिंदगी में ताकझांक कर रहा है। तुरंत नजरें फेर ली, पर दिल में कसक और खिंचाव दोनों उठे। वह और तेजी से अंदर बढ़ गया। डॉक्टर मल्हार। निलय के नाम लेने पर वृष्टि ने तुरंत सिर उठाकर उसकी ओर देखा। कहाँ हैं? अभी अभी निकल कर गए हैं, निलय ने बताया। तूने बात की उनसे? नहीं, वृष्टि ने सिर हिला दिया। और निलय को यही उम्मीद थी। मुझे पता था। चल उठ, अंदर चल, मैं तुझे हॉट पैक लाकर देता हूं। लगा लेना, थोड़ी देर आराम कर ले। रहने दो, ड्यूटी है। आराम नहीं कर सकती, फिर से डांट पड़ जाएगी। एक तो साले का @कामचोर डॉक्टर्स। खुद तो मजे करते हैं, हमारी ऐसी की तैसी हुई है। निलय खीजा। तुम आजकल बहुत गाली देने लगे हो निलय, वृष्टि ने घूरते हुए कहा और उठ गई। क्या करूं, मुंह से निकल जाती है। निलय ने मजबूरी जताई। अच्छा ये रख, खा लेना, कम से कम एनर्जी तो मिलती रहेगी। उसने चॉकलेट वृष्टि को दे दी। दोनों ही कुछ नॉर्मल हो चुके थे। वृष्टि ने चॉकलेट लेकर जेब में रखी ही थी कि फोन वाइब्रेट हुआ। प्रेरणा जी का कॉल था। कुछ देर उनसे बात करने के बाद उसने फोन चेक किया। मल्हार का मैसेज था, मिलने बुलाया था। वृष्टि उलझन में उस मैसेज को देखते रह गई। एक तो साले का @कामचोर डॉक्टर्स। खुद तो मजे करते हैं, हमारी ऐसी की तैसी हुई है। निलय खीजा। तुम आजकल बहुत गाली देने लगे हो निलय, वृष्टि ने घूरते हुए कहा और उठ गई। क्या करूं, मुंह से निकल जाती है। निलय ने मजबूरी जताई। अच्छा ये रख, खा लेना, कम से कम एनर्जी तो मिलती रहेगी। उसने चॉकलेट वृष्टि को दे दी। दोनों ही कुछ नॉर्मल हो चुके थे।
वृष्टि ने चॉकलेट लेकर जेब में रखी ही थी कि फोन वाइब्रेट हुआ। प्रेरणा जी का कॉल था। कुछ देर उनसे बात करने के बाद उसने फोन चेक किया। मल्हार का मैसेज था, मिलने बुलाया था। वृष्टि उलझन में उस मैसेज को देखते रह गई। मल्हार खामोशी से अंदर चला आया। जाना तो सीधे उसे ओटी में था, पर वह अपने केबिन में आ गया। आते ही उसने बोतल खोलकर पानी पिया और कांपती हुई सांस के साथ कुर्सी पर धंस गया। कुछ पल के लिए आंखें बंद की तो वृष्टि और निलय साथ में दिखाई दिए। उसी तरह निलय की बाहों में उसके कंधे पर सिर रखे। दोनों का साथ होना मल्हार के दिल में चुभन तो दे गया, पर न गुस्सा आया न कोई गम। यह सब तो वह पहले से ही मानकर चल रहा था। वृष्टि ने निलय को चुना है। अब ये उसे समझ आ गया था, पर इतना बड़ा दिल न कर सका कि सब देखकर सहजता से हजम कर ले सब कुछ। दिल में दर्द हुआ, पर यह सोचकर थोड़ी खुशी भी कि निलय एक अच्छा लड़का है। मल्हार ने अपना फोन निकाला। लॉक स्क्रीन पर मीत की तस्वीर थी। उसे देखते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अब यही उसका सब कुछ था। थैंक यू बेटा, मेरे जीवन में आने के लिए। मीत के चेहरे पर उंगलियां फेरकर उसने फोन वापस जेब में रखा और उसी पल केबिन से निकलकर ऊटी की ओर बढ़ गया। सुबह से दोपहर होने को आई थी। मल्हार ने आज का अपना पहला और बेहद क्रिटिकल ऑपरेशन पूरा किया था। अभी अभी वह कुछ पल के लिए अपने केबिन में रिलैक्स करने बैठा ही था कि फोन बज उठा। उसने तुरंत उठा लिया। आप फ्री हो तो क्या मैं आ जाऊं? वृष्टि का फोन था। मल्हार ने झट से अपनी बंद आंखें खोल लीं। हाँ प्लीज आ जाओ। इसके बाद शाम तक शायद टाइम न मिले, उसने उसे तुरंत बुला लिया। आधे घंटे के बाद ही दूसरा केस रेडी था ऑपरेशन के लिए। कुछ देर बाद रूम के दरवाजे पर दस्तक सुन हर सीधा होके बैठा। आ जाओ। हल्के खुले दरवाजे में वृष्टि बाहर खड़ी दिखाई दे रही थी। वह अंदर आई तो हाथ में 2 कप पकड़े हुए थी। कॉफी कहकर उसने एक कप मल्हार के सामने रख दिया और खुद दूसरा थामे बैठ गई। थैंक्स, इसकी बहुत जरूरत महसूस हो रही थी। मैं तो बस ऑर्डर करने ही वाला था। मल्हार ने कप उठाया। अच्छा लगा तुम अपने लिए भी लाई हो। उसके हाथ में दूसरा कप देख मल्हार मुस्कुराया। वैसे तुम्हें क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है ना? वह फिक्र से उसकी ओर देखते हुए बोला, क्योंकि चेहरे देखने से वो बीमार सी लग रही थी। मल्हार खामोशी से अंदर चला आया। जाना तो सीधे उसे ओटी में था, पर वह अपने केबिन में आ गया। आते ही उसने बोतल खोलकर पानी पिया और कांपती हुई सांस के साथ कुर्सी पर धंस गया। कुछ पल के लिए आंखें बंद की तो वृष्टि और निलय साथ में दिखाई दिए। उसी तरह निलय की बाहों में उसके कंधे पर सिर रखे। दोनों का साथ होना मल्हार के दिल में चुभन तो दे गया, पर न गुस्सा आया न कोई गम। यह सब तो वह पहले से ही मानकर चल रहा था। वृष्टि ने निलय को चुना है। अब ये उसे समझ आ गया था, पर इतना बड़ा दिल न कर सका कि सब देखकर सहजता से हजम कर ले सब कुछ। दिल में दर्द हुआ, पर यह सोचकर थोड़ी खुशी भी कि निलय एक अच्छा लड़का है। मल्हार ने अपना फोन निकाला। लॉक स्क्रीन पर मीत की तस्वीर थी। उसे देखते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। अब यही उसका सब कुछ था। थैंक यू बेटा, मेरे जीवन में आने के लिए। मीत के चेहरे पर उंगलियां फेरकर उसने फोन वापस जेब में रखा और उसी पल केबिन से निकलकर ऊटी की ओर बढ़ गया। सुबह से दोपहर होने को आई थी। मल्हार ने आज का अपना पहला और बेहद क्रिटिकल ऑपरेशन पूरा किया था। अभी अभी वह कुछ पल के लिए अपने केबिन में रिलैक्स करने बैठा ही था कि फोन बज उठा। उसने तुरंत उठा लिया। आप फ्री हो तो क्या मैं आ जाऊं? वृष्टि का फोन था।
मल्हार ने झट से अपनी बंद आंखें खोल लीं। हाँ प्लीज आ जाओ। इसके बाद शाम तक शायद टाइम न मिले, उसने उसे तुरंत बुला लिया। आधे घंटे के बाद ही दूसरा केस रेडी था ऑपरेशन के लिए। कुछ देर बाद रूम के दरवाजे पर दस्तक सुन हर सीधा होके बैठा। आ जाओ। हल्के खुले दरवाजे में वृष्टि बाहर खड़ी दिखाई दे रही थी। वह अंदर आई तो हाथ में 2 कप पकड़े हुए थी। कॉफी कहकर उसने एक कप मल्हार के सामने रख दिया और खुद दूसरा थामे बैठ गई। थैंक्स, इसकी बहुत जरूरत महसूस हो रही थी। मैं तो बस ऑर्डर करने ही वाला था। मल्हार ने कप उठाया। अच्छा लगा तुम अपने लिए भी लाई हो। उसके हाथ में दूसरा कप देख मल्हार मुस्कुराया। वैसे तुम्हें क्या हुआ है, तबीयत तो ठीक है ना? वह फिक्र से उसकी ओर देखते हुए बोला, क्योंकि चेहरे देखने से वो बीमार सी लग रही थी। थकान है बस। और कुछ नहीं, वृष्टि मुस्कराई, पर मुस्कान काफी मुरझाई हुई थी। एक डॉक्टर होकर कम से कम हमें खुद के साथ तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुम खुद स्वस्थ रहोगी तभी दूसरों का इलाज कर पाओगी। कॉफी पीते हुए मल्हार ने समझाया। काम बहुत है और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं, इसीलिए बस वृष्टि कुछ ज्यादा ही मायूस लग रही थी। ज्यादा प्रॉब्लम है तो छुट्टी ले लो। 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। उसके यह कहते ही मल्हार चुप हो गया। 2 दिन पक्का? मल्हार ने पूछा। वृष्टि झेंपते हुई मुस्कुरा दी। फिर दोनों कुछ पल कॉफी की गर्माहट में खोए रहे। वैसे क्या सोचा तुमने? मल्हार ने उसकी ओर देखा। आंटी से बात हो गई न? हाँ हो गई। उन्होंने सब बता दिया। वृष्टि के स्वर में उत्साह बिल्कुल नहीं था। मल्हार समझ रहा था, फिर भी उसकी राय पूछना जरूरी था। सुबह जो उसने देखा, अगर न देखा होता तो शायद वह वृष्टि को अपने घर रहने के लिए जोर देता, पहले की तरह हक भी जता देता। पर अब उसकी इच्छा जानना ज्यादा जरूरी था। तो क्या विचार है तुम्हारा? वृष्टि चुपचाप होंठ काटती बैठी रही। उसकी चुप्पी को मल्हार ने ना समझ लिया। शाम को अगर हो सके तो मेरे साथ चलना। घर जाने से पहले हॉस्टल में रूम देख लेंगे, वरना प्रेरणा आंटी टेंशन ले लेंगी। मैंने सुबह उन्हें रूम देखने नहीं दिया था। क्यों? वृष्टि ने अचानक पूछा। मल्हार थोड़ा सकपका गया। शायद उसने कुछ ज्यादा ही निजी फैसला ले लिया था। शर्म से उसका चेहरा उतर गया। बस लगा कि जब घर है तो बाहर क्यों रहना। वैसे भी मैं शाम तक तुम्हारे लिए रूम अरेंज करवा दूंगा। नहीं, वृष्टि अचानक बोली। क्या नहीं? मल्हार को वजह समझ नहीं आई। रूम अवेलेबल ही नहीं है हॉस्टल में। बुआजी ने बात कर ली थी फोन पर। यह सुनकर मल्हार को बुरा लगा। उसके मना करने के बाद भी हॉस्टल में रूम ढूंढा। वह खुद की बेवकूफी पर चुप रह गया। थकान है बस। और कुछ नहीं, वृष्टि मुस्कराई, पर मुस्कान काफी मुरझाई हुई थी। एक डॉक्टर होकर कम से कम हमें खुद के साथ तो लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तुम खुद स्वस्थ रहोगी तभी दूसरों का इलाज कर पाओगी। कॉफी पीते हुए मल्हार ने समझाया। काम बहुत है और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं, इसीलिए बस वृष्टि कुछ ज्यादा ही मायूस लग रही थी। ज्यादा प्रॉब्लम है तो छुट्टी ले लो। 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। उसके यह कहते ही मल्हार चुप हो गया। 2 दिन पक्का? मल्हार ने पूछा। वृष्टि झेंपते हुई मुस्कुरा दी। फिर दोनों कुछ पल कॉफी की गर्माहट में खोए रहे। वैसे क्या सोचा तुमने? मल्हार ने उसकी ओर देखा। आंटी से बात हो गई न? हाँ हो गई। उन्होंने सब बता दिया। वृष्टि के स्वर में उत्साह बिल्कुल नहीं था। मल्हार समझ रहा था, फिर भी उसकी राय पूछना जरूरी था। सुबह जो उसने देखा, अगर न देखा होता
तो शायद वह वृष्टि को अपने घर रहने के लिए जोर देता, पहले की तरह हक भी जता देता। पर अब उसकी इच्छा जानना ज्यादा जरूरी था। तो क्या विचार है तुम्हारा? वृष्टि चुपचाप होंठ काटती बैठी रही। उसकी चुप्पी को मल्हार ने ना समझ लिया। शाम को अगर हो सके तो मेरे साथ चलना। घर जाने से पहले हॉस्टल में रूम देख लेंगे, वरना प्रेरणा आंटी टेंशन ले लेंगी। मैंने सुबह उन्हें रूम देखने नहीं दिया था। क्यों? वृष्टि ने अचानक पूछा। मल्हार थोड़ा सकपका गया। शायद उसने कुछ ज्यादा ही निजी फैसला ले लिया था। शर्म से उसका चेहरा उतर गया। बस लगा कि जब घर है तो बाहर क्यों रहना। वैसे भी मैं शाम तक तुम्हारे लिए रूम अरेंज करवा दूंगा। नहीं, वृष्टि अचानक बोली। क्या नहीं? मल्हार को वजह समझ नहीं आई। रूम अवेलेबल ही नहीं है हॉस्टल में। बुआजी ने बात कर ली थी फोन पर। यह सुनकर मल्हार को बुरा लगा। उसके मना करने के बाद भी हॉस्टल में रूम ढूंढा। वह खुद की बेवकूफी पर चुप रह गया। फिर क्या करोगी? कहाँ रहोगी? इतना सब होने के बाद भी उसे उसकी फिक्र थी, दिल के हाथों मजबूर था। वो वृष्टि खुद उलझ गई। वह तो कहने आई थी कि वह उनके साथ रहने को तैयार है, पर संकोच के कारण कह नहीं पा रही थी। और मल्हार ने उसकी चुप्पी को ना समझ लिया था। कुछ दिन हमारे साथ रह सकती हो? वह माथे पर बल डाले परेशान सा उसे देख रहा था। इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। हाँ? वृष्टि ने तुरंत कह दिया कि अगर हाँ कहने में देर की तो इस बार पता नहीं वह क्या समझ लेगा। पर मल्हार के चेहरे पर राहत उतर आई। आप लोगों को दिक्कत तो नहीं होगी? वृष्टि का संकोच खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे मल्हार के पापा और मृदंग भाई के आने की भी खबर लग चुकी थी। मल्हार ने थकी नजरों से उसे देखा। यह लड़की भी न। माँ ने ही प्रेरणा आंटी से कहा था कि तुम हमारे साथ रहोगी। वो तो बहुत खुश होंगी। और आप? दिल में अटकी बात आखिर बाहर आ ही गई। वृष्टि अपनी जुबान पर काबू न रख पाई। मल्हार के चेहरे पर रोकते हुए भी मुस्कान आ गई। मुझे भी। और सबसे ज्यादा मीत को। तुम्हारे आने से मेरी पोजीशन को खतरा है। अभी तक उसके लिए उसके बाबा ही बेस्ट हैं। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, जिससे वृष्टि भी सहज हो सके, और दोनों मुस्कुरा दिए। तो मैं कल शाम तक आ जाऊंगी। बुआजी की ट्रेन रात की है। उनके जाने के बाद तुम जा रही हो उन्हें छोड़ने? मल्हार ने पूछा। नहीं, यह काम तो निलय करता है। वृष्टि ने सहजता से कहा। पर निलय का नाम सुनते ही मल्हार की सोच फिर उसी मोड़ पर जा अटकी। ओके, तो तुम घर उसके साथ आओगी या मैं आऊं तुम्हें लेने? जैसा भी हो बता देना। और प्लीज फालतू बातें मत सोचना। घर में सबको तुम्हारे आने से खुशी ही महसूस होगी। मल्हार ने फिर समझाया। चले? मल्हार ने वक्त देखते हुए पूछा। उसका वक्त हो चला था ऊटी में जाने का। दोनों साथ में बाहर निकल आए और बाहर ही निलय वृष्टि का इंतजार करता दोनों को मिल गया। मेले तो एक थी। मम्मा ने एचे चलाया, फिर एचे उताला। मल्हार सोफे पर बैठा था और मीत उसके पैरों पर आराम से बैठा उसके थके हुए चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़कर आज की नई खबर सुना रहा था कि वह पार्क में क्या नया करके आया। साथ ही पूरा ध्यान भी था कि इस बीच पापा कहीं दादी से बात न कर लें, नहीं तो उसकी बातें अधूरी रह जाएंगी। नलिनी जी उसकी बकबक सुनते हुए पानी का गिलास लाई और मल्हार को पकड़ाया, फिर खुद उसके पास बैठ गईं और मीत की बातें सुनने लगीं। मल्हार गिलास लेते हुए मुस्कुरा दिया। मीत का तोते जैसा मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाकी पूरी बात नलिनी जी ने बता दी तो मीत को बड़ा बुरा लगा, पर
पर बस दादी को अपने फूले हुए होंठ दिखाकर रह गया। एक मम्मा ला दो न बाबा। मल्हार की शर्ट के बटन से खेलते हुए उसने अपनी दूसरी बात कही, जिसे सुन नलिनी जी का चेहरा चमक उठा पर मल्हार की मुस्कान गायब हो गई। उसने मीत को गोद से उठाकर जमीन पर खड़ा कर दिया और उसकी बात का बिना कोई जवाब दिए खुद भी उठ गया। दादी के साथ खेलो, मैं चेंज करके आता हूँ, वो ऊपर अपने कमरे में जाते हुए बोला। दूच्छा होदयता मल्हार को जाते देखते हुए मीत ने दादी से पूछा। नलिनी जी ने साफ मना कर दिया। नहीं, गुस्सा नहीं है वो, बस थके हुए हैं। बच्चे का हौसला कैसे टूटने देती, इतना बेहतरीन काम जो कर रहा था, वो भी बिना सिखाए। बाद में मांगना। मम्मी अभी दूध पी लो। वो मीत को गोद में लेकर बैठ गईं। मम्मा नहीं ला के देंगे क्या? दूध पीते हुए भी मीत को गहरी शंका थी, इसलिए बार बार पूछ रहा था। जरूर ला कर देंगे, आप कल फिर मांगना। ठीक है, मैं आपको बड़ी वाली चॉकलेट दिलाऊंगी। नलिनी जी मीत को लालच दे रही थी, साथ ही अब समझाते हुए प्लान भी बन रहा था कि मल्हार की दोनों दादी पोते कैसे जान खाएं। मम्मा कैसे आती है? मीत के सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तुम्हारी मम्मा को पापा लेकर आएंगे, फिर वो तुम्हारे साथ रहेंगी, नलिनी जी प्यार से समझा रही थीं। मेले छात लहेंगी? मीत ने अपने सीने पर हाथ रखकर पूछा। हाँ, आपके साथ और आपके बाबा के साथ। वो आप दोनों के साथ रहेंगी। नलिनी जी उसे सपने दिखाते हुए दूध पिलाती रहीं। तभी मल्हार भी फ्रेश होकर कपड़े बदलकर नीचे आ गया, ये समझे बिना कि घर में क्या क्या साजिशें चल रही हैं। और उसके आते ही दोनों खामोश हो गए। माँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, कुछ लाना हो तो बता दो, जैकेट पहनते हुए मल्हार ने कहा। उधर उनकी गोद में बैठा मीत तुरंत अपना सिपर फेंककर दौड़ा और मल्हार से चिपक गया। मम्मा लेने जा रहे हैं ता? उसकी हरकत देख इस बार मल्हार को गुस्सा भी आया और उतावलेपन पर हंसी भी। फिर मीत की भोली सूरत देखकर हंसना ही ठीक लगा। क्या मम्मा मम्मा लगा रखा है? अब और मम्मा मांगी तो बाबा आपसे बात नहीं करेंगे। मल्हार का इतना कहना ही काफी था और मीत बुरा सा मुंह बनाते हुए जोर से रोने लगा। मल्हार की धमकी उसी पर भारी पड़ गई। अच्छा, नहीं डांटूंगा, सॉरी। मल्हार उसे दुलारते हुए चुप कराता रहा। तभी नलिनी जी सामान की लिस्ट लेकर आ गईं। रुला दिया बिना बात, उन्होंने डांटा। सब लिख दिया है। और हाँ, उनकी हर्बल टी जरूर ले आना, साथ ही भुने चने और मूंगफली। डायबिटीज है तो शाम की सैर के बाद थोड़ा बहुत खा लेते हैं। और तुम्हें जो ठीक लगे वो भी ले आना। थोड़ी देर लग जाएगी माँ, थोड़ा फर्नीचर भी लेना है। मल्हार ने लिस्ट जेब में रख ली। मीत, बाबा के साथ चलना है या दादी के साथ घर में ओगी देखना है? मल्हार ने कार्टून का लालच दिया ताकि आराम से खरीदारी कर सके। फर्नीचर? वो क्यों? नलिनी जी ने पूछा। पापा के लिए और वृष्टि के लिए भी। दोनों नीचे वाले कमरे तैयार करवा रहा हूं आप सबके लिए। वृष्टि के लिए स्टडी टेबल भी लेनी होगी। वो पक्का आ रही है? नलिनी जी तो सुनते ही खुश हो गई। मल्हार ने उनकी तरफ देखा, वृष्टि के नाम पर ही आंखें चमकने लगी थी उनकी। बात हो गई थी, कल रात तक आ जाएगी, प्रेरणा आंटी के जाने के बाद। अच्छा, चल तू चाय पी कर जाना, तब तक मैं भी थोड़ा सामान और लिस्ट में लिख देती हूँ। नलिनी जी में जैसे फुर्ती आ गई। वो मिल्हर को चाय थमा किचन की तरफ चल दी। मीत बेटा, दूध फिनिश करो।
नहीं तो कल वृष्टि आंटी आएंगी तो क्या कहेंगी, मीत बैड बॉय है। मल्हार ने तुरंत मुंह बनाते हुए उनकी तरफ देखा। ये क्या बात हुई? वो कल आएगी, ये दूध आज पी रहा है। माँ भी न। उनकी हालत देख मल्हार मन में ही कुढ़ गया। अंती आएंगी। वृष्टि का नाम सुनकर मीत खुशी खुशी उछलने लगा। दोनों ऐसी बातें करने लगे जिनमें कोई तुक नहीं था। मल्हार सोफे पर बैठा माथा पकड़े उनकी बेतुकी बातें सुन रहा था। अब तो उसे सच में डर लगने लगा था। ये दोनों मिल कर वृष्टि से कुछ उल्टा सीधा न कह दे। सोचते सोचते वो ख्यालों में खो सा गया। वृष्टि उसके साथ घर में आ रही है और नलिनी जी आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे रागिनी भाभी के स्वागत के लिए खड़ी थी। घर के बाहर ढोल बज रहे हैं, जिसके साथ ताल मिलाते हुए मीत नाच रहा था। हे भगवान! घबरा कर मल्हार ने माथा पकड़ लिया जो पसीने से भीगा हुआ था। क्या हुआ? चाय का कप लिए नलिनी जी सामने खड़ी थीं। मल्हार की हालत देख वो भी परेशान हो उठी। बाबा, आंटी आएंगी। बीच में कूदते हुए मीत मल्हार की गोद में बैठ गया। मल्हार ने माथा पीट लिया। ये दोनों मिलकर पता नहीं क्या करने वाले थे। अब तो मृदंग से बात करनी ही होगी, वहीं मां को समझा पाएगा। नलिनी जी उसके पास बैठ गईं। तू ऐसा कर, वृष्टि को भी साथ ले जा मार्केट, मदद मिल जाएगी। सामान भी ज्यादा है। और हाँ, उसके लिए डबल बेड लेना। क्यों? मल्हार अब सच में परेशान हो चुका था। अरे, कभी मीत उसके पास पहुंच गया, उसके पास सोने की जिद की, तो कैसे दोनों छोटे से बेड पर सोएंगे? दिक्कत होगी ना। ये पूरी रात नींद में बेड पर घूमता फिरता है। ठीक है, मैं देख लूंगा। मल्हार खींच गया। अच्छा, उसे फोन लगा दे, तेरे पहुंचने तक तैयार हो जाएगी। माँ, उनके घर में भी काम होगा, वो भी पैकिंग में लगी होंगी। मैं खुद ले लूंगा सब। आप बस मीत को संभाल लेना। तू लगा रहा है या मैं लगाऊं? कहते ही नलिनी जी ने खुद कॉल भी लगा दी। थोड़ी देर बात करके बोली, जा, वो तेरा इंतजार कर रही है। साथ ले जा, ग्रोसरी में मदद हो जाएगी। और सुन। कहो। मल्हार और चिढ़ गया था उनकी बचकानी हरकतों की वजह से। मन हो तो खाना भी बाहर ही खा लेना। मैं और मीत तो आज दलिया ही खाने वाले हैं। तुझे कहाँ अच्छा लगता दलिया? सामान लेने जा रहा हूँ माँ, डेट पर नहीं। मल्हार झुंझला ही गया। उसे सब समझ आ रहा था जो वो करने की कोशिश कर रही थी, पर उनको जब वृष्टि के बारे में, उसकी पसंद के बारे में पता चलेगा तब क्या करेंगी। आज मैं भी दलिया खा लूंगा, मेरे लिए भी बना देना। और कह में वह तुरंत बाहर निकल गया। उसे जाते हुए नलिनी जी और उनकी गोद में बैठा मीत दोनों देख रहे थे। आखिर मुंह में उंगली डाल बहुत कुछ सोचने के बाद मीत ने अपनी दादी से पूछ ही लिया, दूच्छा हो दे? मल्हार का भेजा फिर चुका था। एक तो सुबह जो देखा उससे दिल उखड़ा हुआ था, फिर मीत और माँ की हरकतें। अब मन कर रहा था कि सच में वृष्टि घर में ना आए तो अच्छा है, वरना मीत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी वृष्टि के घर के बाहर रोककर मल्हार ने उतरे बिना ही हॉर्न बजा दिया। गुस्से में हॉर्न पर हाथ भी तेजी से पड़ गया। अरे, ये मल्हार है क्या? हॉर्न की आवाज से प्रेरणा जी भी हैरान होती हुई बोली। गुस्से में या फिर जल्दी में हॉर्न बहुत तेज बजा था। पता नहीं बुआ जी, देखती हूँ जाकर। वृष्टि अपना बैग उठाते हुए बोली। कुछ और चाहिए हो तो फोन कर देना, बाकी सब तो मैं ले लूंगी।
वृष्टि बाहर निकलने को हुई। आज उसने सी ग्रीन कलर की कुर्ती साथ में क्रीम कलर का प्लाजो, पेंट पर क्रीम कलर का ही स्टॉल डाला हुआ था, ऊपर एक वाइट ओवरकोट, पीछे से बाल खुले हुए थे जिनको कल्चर से हल्का सा क्लच किया हुआ था। कुल मिलाकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। तू रुक, मैं भी चलती हूँ साथ में, देखती हूँ हुआ क्या है। आखिर हॉर्न की आवाज से प्रेरणा जी को चिंता हो आई। वो बाहर निकल आई वृष्टि के साथ। मल्हार वृष्टि का इंतजार करते हुए दरवाजे की तरफ देख रहा था। आज पहली बार पता नहीं क्यों उसे झुंझलाहट हो रही थी। वो उकताहट के साथ स्टीयरिंग पर हाथ रखे दरवाजे की तरफ देख रहा था। दरवाजा खुला और वृष्टि ने बाहर कदम रखा और मल्हार की नजर उस पर पड़ी और सारा गुस्सा, सारी सोच इस निगाह के साथ धरी रह गई। उसे देख मल्हार का दिल भी उछलकर बाहर निकलने को हुआ। उसकी निगाहें वृष्टि पर इस तरह जम गई कि उसके पीछे आती प्रेरणा जी उसे दिखाई तक नहीं दी, और दिखाई भी न देती अगर वृष्टि उसकी गाड़ी के ग्लास पर नॉक न करती तो। मल्हार का भेजा फिर चुका था। एक तो सुबह जो देखा उससे दिल उखड़ा हुआ था, फिर मीत और माँ की हरकतें। अब मन कर रहा था कि सच में वृष्टि घर में ना आए तो अच्छा है, वरना मीत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी वृष्टि के घर के बाहर रोककर मल्हार ने उतरे बिना ही हॉर्न बजा दिया। गुस्से में हॉर्न पर हाथ भी तेजी से पड़ गया। अरे ये मल्हार है क्या? हॉर्न की आवाज से प्रेरणा जी भी हैरान होती हुई बोली। गुस्से में या फिर जल्दी में हॉर्न बहुत तेज बजा था। पता नहीं बुआ जी, देखती हूँ जाकर, वृष्टि अपना बैग उठाते हुए बोली। कुछ और चाहिए हो तो फोन कर देना, बाकी सब तो मैं ले लूंगी। वृष्टि बाहर निकलने को हुई। आज उसने सी ग्रीन कलर की कुर्ती साथ में क्रीम कलर का प्लाजो, पेंट पर क्रीम कलर का ही स्टॉल डाला हुआ था, ऊपर एक वाइट ओवरकोट, पीछे से बाल खुले हुए थे जिनको कल्चर से हल्का सा क्लच किया हुआ था। कुल मिलाकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। तू रुक, मैं भी चलती हूँ साथ में, देखती हूँ हुआ क्या है। आखिर हॉर्न की आवाज से प्रेरणा जी को चिंता हो आई। वो बाहर निकल आई वृष्टि के साथ। मल्हार वृष्टि का इंतजार करते हुए दरवाजे की तरफ देख रहा था। आज पहली बार पता नहीं क्यों उसे झुंझलाहट हो रही थी। वो उकताहट के साथ स्टीयरिंग पर हाथ रखे दरवाजे की तरफ देख रहा था। दरवाजा खुला और वृष्टि ने बाहर कदम रखा और मल्हार की नजर उस पर पड़ी और सारा गुस्सा, सारी सोच इस निगाह के साथ धरी रह गई। उसे देख मल्हार का दिल भी उछलकर बाहर निकलने को हुआ। उसकी निगाहें वृष्टि पर इस तरह जम गई कि उसके पीछे आती प्रेरणा जी उसे दिखाई तक नहीं दी, और दिखाई भी न देती अगर वृष्टि उसकी गाड़ी के ग्लास पर नॉक न करती तो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मल्हार वृष्टि के पीछे से निकला आगे आती हुई। आखिर प्रेरणा जी ने टोक ही दिया। मल्हार बुरी तरह से झेंप गया और तुरंत आंखों पर लगे गॉगल्स उतार उनकी तरफ देखते हुए जैसे तैसे मुस्कुराने की कोशिश की। कहीं नहीं आंटी, वो मैं आपके गार्डन के फूल देख रहा था, बहुत सुंदर है। उसे लगा वो पकड़ा गया और फिर जो समझ आया वो बोल गया। वो तो है, प्रेरणा जी मुस्कुराते हुए मल्हार की बात को मान लिया। अंदर नहीं आना, बाहर से ही जाने का इरादा है क्या? जी आंटी, देर हो रही है और काफी सारी खरीदारी करनी है, वक्त लगेगा। अभी नहीं, मैं फिर कभी जरूर आऊंगा। ठीक है चलो, मान ली तुम्हारी बात, शायद इसीलिए इतना जोर से हॉर्न बजाया था। वो मुस्कुराते हुए बोली और मल्हार एक बार फिर से शर्मिंदा हो गया। अब खुद पर गुस्सा आने लगा था। जी वो नहीं, मल्हार अटक के रह गया। कोई बात नहीं, अभी जाओ, नहीं तो सच में देर हो जाएगी। वैसे ये फूल कल मैं भिजवा दूंगी तुम्हारे घर, प्रेरणा जी मुस्कुराते हुए बोली। जी मल्हार की हवाई उड़सी गई। प्रेरणा जी के कहने का मतलब क्या था? कहीं पकड़ तो नहीं लिया उसे वृष्टि को देखते हुए? ओहो, वो वाले फूल अच्छे लगे न तुम्हें?
प्रेरणा जी ने वृष्टि के पीछे लगे फूलों की तरफ इशारा किया जहां कई किस्म के फूलों के पौधों की लाइन लगी हुई थी। जी, वही सफेद, झूठ बोलते हुए चेहरे भी सफेद पड़ने लगा था उसका। प्रेरणा जी मुस्कुराती रही। हाँ, वहीं वाले फूलों के पौधे कल में वृष्टि के साथ भिजवा दूंगी, ये आपके गार्डन में भी लगा देगी। ये सब भी वृष्टि ने ही लगाए हैं, इसके हाथों से लगे पौधे बहुत अच्छे से फलते फूलते हैं। थैंक यू आंटी। बात खत्म करते हुए मल्हार ने प्रेरणा जी को जल्द ही थैंक यू कह दिया। पहले ही अपनी हरकत से शर्मिंदा हुआ रखा था। चले, मल्हार ने वृष्टि की तरफ देखते हुए पूछा। वो सिर हिलती उसके साथ वाली सीट पर जा बैठी। प्रेरणा ने हाथ हिलाकर दोनों को विदा किया। मल्हार की गाड़ी आगे जाते ही तिरछी मुस्कान उनके होठों पर आ गई। फूल पसंद है? वो मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। गाड़ी चलाते हुए गॉगल्स फिर से आंखों पर चढ़ा लिए थे। उन्हीं के सहारे वो बार बार वृष्टि को देख पा रहा था। आज क्या हुआ है आपको? वृष्टि अब तसल्ली से बैठते हुए उसकी तरफ मुड़ के बैठ गई। कुछ भी तो नहीं हुआ। ऐसा क्यों पूछ रही हो? मल्हार ने पूछा। वृष्टि उसे देखती रही। सुबह से ही अजीब सा हरकतें कर रहे हैं और अब ऐसे अनजान बन गए जैसे कुछ किया ही नहीं हो। गुस्सा किस बात पर आ रहा था? उसने फिर पूछा। जवाब में मल्हार ने फिर से नमे सिर हिला दिया। आज झूठ पर झूठ बोल रहा थे। वृष्टि बस हैरान थी। नहीं, मुझे क्यों गुस्सा आएगा भला? फिर इतना जोर से हॉर्न क्यों बजाया था? वो आंखें छोटी करते हुए बोली। मल्हार ने उसकी तरफ देखा। आज बहुत सुंदर लग रही थी। उस पर उससे लड़ती हुई तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसे देख सब कुछ भूल चुका मल्हार का दिल अब उसे लड़ने को फिर मनाने को मचल उठा। कौन सा हॉर्न तेज बजाया? जैसे बजाता है वैसे ही बजाया था। तुम्हारे कान बज रहे होंगे। अच्छा, मेरे कान बज रहे थे। और बुआ जी वो भी तो पूछा रही थी न तब तो नहीं बताया कि उनके कान बज रहे हैं। पागल हो? उनसे इस तरह बात करूंगा क्या? बड़ी है वो, बड़ों से इस तरह नहीं बोलते। कुछ तो मैनर्स रखो। वृष्टि वो सिर्फ अब उसे गुस्सा दिला रहा था अपनी हरकतों से, जिसमें कामयाब भी होने लगा था। यानी कि मैं बदतमीज हूं, मुझ में मैनर्स नहीं है, यही कहना चाहते हैं न आप? वृष्टि की नाक लाला ही गई। गुस्से में मल्हार ने अपने होठों को दबा के हंसी रोकने की कोशिश की। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये तुम खुद बोल रही हो। वृष्टि देखो, किसी के लिए तो क्या खुद जे लिए भी इस तरह नहीं बोलना चाहिए। देखो कितना गुस्सा कर रही हो। गुस्सा में नहीं आप थे। वो सच में चिढ़ गई। पूरा इल्जाम उस पर आ गया था। मैं कब? वो जानकर के हैरान होते हुए बोला। वृष्टि सच में उसे कच्चा खा जाने के इरादे से घूर रही थी। मल्हार ने उसकी तरफ एक बार देखा और बहुत रोकते हुए भी इस बार उसे हंसी आ ही गई और वो खिलखिलाकर हंस दिया। वृष्टि और भी ज्यादा चिढ़ गई। मैं बात नहीं करूंगी आपसे, वो तुनक कर बोली और मुंह फेर कर दूसरी तरफ कर लिया और बाहर देखने लगी। उसके फुले हुए गाल तो और भी ज्यादा प्यारे लग रहे थे। मल्हार की उंगलियां मचल उठी उन्हें पकड़ के खींचने को। फिर मुझे शॉपिंग कौन करवाएगा? माँ ने बड़े यकीन से तुम्हारे साथ जाने को कहा था कि तुम समझदार। वो उसे छेड़ते हुए बोला।